अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में आज हमारे ख़ास मेहमान अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जिन्होंने इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है, मगर इसके साथ हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं अशरफ मेहताब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मोहम्मद काज़म कोयटा में हमारे न्यू टीवी के ब्यूरो चीफ में। आज का सबसे अहम इशू रोटी, आटा, जिसके पीछे हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं आम आवाम तवील कतारों में खड़ी है और आटे की एक बोरी के लिए क्या कुछ जतन नहीं किए जा रहे, बल्कि एक शख्स की जान भी चली गई है। और इस वक्त बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा बहरान का शिकार है आटे के हवाले से, और वहाँ पे लोगों को आटे की तलाश है। और वहाँ की हुकूमत ने, बलूचिस्तान हुकूमत ने ख़ास तौर पे ये गिला किया है वफाकी हुकूमत और पंजाब से कि उन्होंने जो वादे किए थे उन पे पूरा नहीं उतर हैं। करीम सदीकी साहब, जो बलूचिस्तान हुकूमत के तरफ से जो आदाद शुमार कुछ सामने आए हैं, वहाँ पे वज़ीर खुराक सिमरत खान पीर अलीज़ई ने कहा है कि बलूचिस्तान में ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है और वफाक और सूबों से उन्होंने मदद मांगी है। उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानब से 6 लाख थैले गंदम फराहम करने का वादा किया गया था, एक भी थैला नहीं भेजा गया। और निजी शोबे की तरफ से जो गंदम ख़रीदने की कोशिश की गई दूसरे सूबों से, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने गंदम की जो बैनुल सूबाई नकल हमला है उस पर पाबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से वो चीज़ भी नहीं मिल सकी। फिर बलूचिस्तान के वज़ीर खुराक का ये भी कहना है कि गंदम की जो सालाना खपत है बलूचिस्तान में 1,52,00,000 थैले हैं और हर माह 12 लाख थैलों की ज़रूरत होती है। और उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को आटे के 4 लाख थैले दिए हैं, लेकिन बलूचिस्तान को कोई हिस्सा नहीं दिया। पास्को ने भी 4 लाख थैलों की फराहमी का वादा किया था और अभी तक वो वादा भी पूरा नहीं किया गया। क्योंकि सब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पंजाब से खबरें ये आ रही हैं, ख़ास तौर पे लाहौर से, कि लाहौर में जो गंदम की कीमत है वो क्रैश कर गई है। वहाँ पे गंदम 200 रुपये फ़ी बोरी जो है वो आटा सस्ता हुआ है, जबकि बलूचिस्तान में बहरान है। तो हमारे साथ कयूम साहब लाहौर से भी हमारे सीनियर साथी मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब, और कोयटा से भी मोहम्मद काज़म साहब मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे पहले इन दोनों से बात कर लें, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं। तो सबसे पहले तो मोहम्मद काज़म साहब, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। क्या सूरत हाल है ये आटे की कोयटा में, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में, और चमन से ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा बहरान की खबरें मिल रही हैं? जी मतीउल्लाह साहब, ये हकीकत है कि इस वक्त बलूचिस्तान जो है ना गंदम और आटे के हवाले से एक संगीन बहरान से दो चार है। आज मैं खुद गया था इधर कोयटा में, जो आटा डीलर्स हैं उन्होंने बताया कि आज 20 किलो जो आटे का तेला है उसकी कीमत 2800 तक पहुंच गई है। और उन्होंने बताया कि सॉरी, एक हफ्ते के दौरान इसकी जो है ना कीमत में 300 से 400 रुपए का जो है ना इजाफा हुआ है। तो ये कोयटा की सूरत हाल है। अब दूर दराज के इलाके हैं, उधर जो है ना इसकी 20 किलो आटे के तेले की कीमत 3,000 3200 इस तरह जो है ना वो सूरत हाल है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा संगीन सूरत हाल है। और लोग इधर आके जो है ना सरकारी आटे के लिए सुबह, आप यकीन करेंगे इतनी सर्दी है कि खड़ा होना माहौल है, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं वो सुबह 4 बजे 5 बजे आते हैं ताकि हमको लाइन में पहले जो है ना जगह मिले। तो लेकिन वो जो है ना आटा इनको नहीं मिलता है। आज भी रेलवे स्टेशन पे बड़ी तादाद में लोग आए थे, सुबह 4-5 बजे से इंतजार करके 12 बजे जो है ना वैसे ही चले गए। अच्छा काज़म साहब, ये देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और दूसरी तरफ पंजाब और लाहौर में क्या सूरत हाल है? अशरफ मेहताब साहब, आप बताएं कि बलूचिस्तान में तो एक बहरान की सी सूरत हाल है और ख़बरें लाहौर से ही आ रही हैं कि वहाँ पे तो आटा सस्ता हो रहा है और वाफिर मकदार में मौजूद है। आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये ख़बरों की हद तक तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि सस्ता है, लेकिन है नहीं सस्ता। जैसे काज़म भाई ने बताया कि वहाँ पे भी कोई 3200-3300 का 20 किलो थैला है, यहाँ पे तकरीबन 2800 से लेकर 3000 का है। तो फ़र्क कोई ख़ास नहीं है इसमें। यहाँ थोड़ी सी समझने की बात यह है कि पंजाब चूँकि ज़रखेज़ इलाकों में शामिल होता है और यहाँ पे गंदम जो है वाफर मकदार में पैदा होती है। पंजाब के अंदर अगर गुज़श्ता साल से पहले साल की बात करें तो 33 लाख टन गंदम जो थी वो महकमा खुराक ने ज़ख़ीरा की थी, ख़रीदी गई थी और फ्लोर मिल को दिया गया था कोटा इसका। तो उसके बाद आटा जो था बाज़ार में अवेलेबल था।
और सस्ते दामों में अवेलेबल था। फिर उन्होंने पिछले साल जो गंदम खरीदी वो 9 लाख टन ज़्यादा खरीदी है और वो तकरीबन 37 लाख टन बन जाती है। और अगर इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी डाल लिया जाए तो तकरीबन 45 लाख टन के करीब पंजाब के अंदर आटा गंदम मौजूद थी। लेकिन ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई है जिसकी वजह से ऐसा हो सका है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों के अंदर जो इनटेक है आटे की यानी रोटी की वो बढ़ जाती है। लोग बच्चे बूढ़े बड़े सब ज़्यादातर पराठे खाने के शौकीन होते हैं और खाते भी हैं। तो यही वजह है कि फिर पंजाब के अंदर भी इसकी तलब बढ़ गई गंदम की, जिसकी वजह से ये बहरान आया। लेकिन उनको चूँकि महकमा खुराक और हुकूमत पंजाब ने फ्लोर मिल एसोसिएशन का जो मतलूबा कोटा था जो वो कह रहे थे कि 23,000 टन रोज़ाना की बुनियाद पर दिया जाए, वो नहीं दिया। पहले 17,000 देते रहे, फिर उसको बढ़ा के उन्होंने 21,500 किया और कल ऐलान किया वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने कि वो 23,000 टन आटा जो देंगे। लेकिन आज जब मेरी उनसे बात हुई फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन मरकजी चेयरमैन आसम रजा से, तो उन्होंने कहा जी आज भी वो गंदम की रिलीजेज जो नहीं हुई जो इजाफी कोटा दिया गया था। तो ये वजह है कि फिर वो जो सस्ता आटा है, जैसे आपने कहा KP के बलूचिस्तान सिंध के अंदर शिद्दत कर गया है बहरान आटे का, तो ये फिर ये होता है लाम हाला को जो यहाँ से लोग अंदर खाते बिल मिला के पैसे दे के वो खरीद लेते हैं और उसको फिर फाइन उसमें मिला के चोकर मिला के उसको अच्छा आटा बना के, तो फिर ये इसी तरह से तरसील शुरू हो जाती है दूसरे सूबों में। और वहां जाके जो 1300 रुपए वाला है 1295 वाला आटा है थैला, तो कोई पंजाब हुकूमत ये तकरीबन जाके वहां पे कोई यही 3,000 में बिकता है। तो यही वजह है कि फिर यहाँ पे बहरान जो है वो सारा बोझ जो है इसके ऊपर पंजाब के ऊपर आ जाता है। तो यही इसकी वजह से यहाँ भी बहरान शिद्दत इख्तियार किए हुए। अब देखना यह कि जो रिलीजेज हैं अगर ये कल तक नहीं होती तो फिर मजीद एक हफ्ते के लिए बहरान रहेगा, क्योंकि आटा जब महकमा खुराक रिलीज करता है गंदम फ्लोर मिल को, तो वो फिर आते हुए पिसते हुए सफाई होते हुए पैकिंग होते हुए बाजार में आते हुए 2-3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 दिन मजीद लगेंगे तो यकीनी बात है यहाँ फिर आटे की कीमत बढ़ेगी। ये बताएं कि क्या बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में पंजाब की तरफ से आटे की तरसील में कोई कानूनी तौर पे रुकावट है, इंतजामी तौर पे रुकावट है? क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी तो आटा किसी ना किसी तरह तो पहुंचाना ही है ना। तो क्या मामलात हैं जो पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान जो आटे की तरसील में रुकावटें खड़ी हैं? जो फ्लोर मिल का कहना है वो कहते हैं जी बलूचिस्तान के लिए 1500 टन जो है ना रोजाना गंदम अगर दी जाए तो उनको वहाँ पे सस्ता आटा मुयसर किया जा सकता है। लेकिन वो मिल नहीं रहा चूंकि वहाँ गंदम ना होने के बराबर है ही नहीं, बल्कि जैसे काज़म साहब ने बताया यही सूरत हाल सिंध की है। यहाँ पे चूंकि अगर आईने पाकिस्तान को देखा जाए तो फिर कोई भी इस पर कदगर नहीं होनी चाहिए गंदम की तरसील या आटे की तरसील पे। लेकिन चूंकि सूबे जो हैं अपना एक दूसरे पे हक जताते हैं या ये कहते हैं कि जी उनके अपने जो लोग हैं अगर ये इस तरह से खोल दिया जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए और जाने दिया जाए, तो फिर यहाँ उस सूबे में भी बहरान आ सकता है। तो पंजाब ये इंतजामी तौर पे ऐसा हो रहा है, वैसे कुछ कदगर नहीं है, इंतजामी तौर पे गंदम को रोका जा रहा है और आटे को। जी 6 लाख थैले गंदम फराहम करने का जो वादा किया था बकौल बलूचिस्तान के वजीर खुराक, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 6 लाख थैले गंदम फराहम करने का बलूचिस्तान को जो वादा किया था, मेरे ख्याल में उस वादे पे तो अमल हो जाना चाहिए था। बस यही वजह है ना कि असल मसला यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम का पड़ा हुआ है। कुछ लोग जो है असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, वो जो कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि असम्बली ना टूटे। तो वो वज़ीर आला साहब तकरीबन इसके अंदर वो जमान पार्क और वो जो अपना उनका वज़ीर आला हाउस है उसके अंदर दरमियान में फुटबॉल बने हुए हैं, कभी वहां जाते हैं कभी यहाँ आते हैं। सियासी तौर पे उनकी तवज्जो उस तरफ ज्यादा है। तो यकीनी बात है ये एक वजह बनी हुई है कि मे बी अगर उन्होंने वादा किया तो पूरा नहीं किया। चलें क्विकली, ये रूस से गंदम की खेप भी हम खबरें सुन रहे हैं कि कराची पहुंची है, ये इस खबर में किस हद तक सदाकत है? जी बिल्कुल, आज मैंने भी ये खबर पढ़ी है कि पहली खेप जो है कराची पहुंच चुकी है। अब कराची से देखें वहां पे मसला बना हुआ है LC खुलने का। ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे जो हमारा सोयाबीन है और कनोला है उसके ऊपर इतना ज़्यादा मसला बना हुआ है कि जो एक दर्जन के करीब जो जहाज़ थे वो रुके हुए हैं, अब कुछ रिलीज होना शुरू है। तो पहले यहाँ मुर्गी का मसला बना हुआ था, उसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी, फार्म बंद हो रहे थे, फीड कंपनियां जो हैं वो बंद होगी। तो बहुत बड़ी पंजाब की फीड कंपनी है कराची पोर्ट पे काम करते थे वो भी बंद कर। इसमें कोई रुकावट तो नहीं होगी अब मेरे ख्याल में इसके पाकिस्तान में आने में?
गंदम की। नहीं, रुकावट होनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बैंकों के दरमियान जो है एलसी खुलने का मामला है और डॉलर के अंदर जो पैरिटी रेट है खासतौर पे चलें ठीक, मार्केट और जो इंटरबैंक रेट है उसकी वजह ठीक, से बैंक जो है वो ज्यादा कतराते हैं कि ना दिया जाए चलें। डॉलर बाजार में, और उसमें जो मगर ये तो फर्क मेरे है ख्याल में 20-25 एक हंगामी रुपए सूरत का, हाल है। बहुत उसकी शुक्रिया वजह से ये सारा मसला बना हुआ है जी, कि बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब, आपने साफ़ी प्रोग्राम में शिरकत दी। करीम सदीकी साहब देखें, गंदम आ तो गई है लेकिन नहीं भी आ रही, अब आगे भी बड़े मराहिल हैं जिनसे गुजरना है, और पहले भी दूसरी अशिया के लिए भी, दरामदी अशिया के लिए बड़ी रुकावटें नहीं हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं? आने वाले वक्तों में तो हालात मज़ीद जो हैं फिर मामला ख़राब होगा गंदम के। नहीं मतीला जान साहब, इसमें ये जो 7 कार्गो वेसल्स जो हैं वो पहुंच चुके हुए हैं, मतलब जो इतलात हैं, और उसमें से मेरे ख्याल में चंद दिन के अंदर, क्योंकि फेमिगेशन का अमल जो है वो हमारी जो बात हुई उसके वो जारी है और उसमें वो रिलीज हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है मार्च तक जो है 1.2 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो भी आ जाएगी स्टॉक जो है। अभी जो सूरत हाल है हमारे जो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो हमने बातचीत की उसके मुताबिक कि हमारी जो इस मरतबा गंदम का शॉर्टफॉल था वो था 25 मिलियन मैट्रिक टन का। हमारी कंजम्पशन टोटल है 37.79 मिलियन मैट्रिक टन, जिसमें से 20 मिलियन आपकी पैदावार हुई और 25 मिलियन के बजाय 26 मिलियन जो है मैट्रिक टन वो इंपोर्ट की गई है, जिसमें से आधी आ चुकी है और आधी मार्च तक जो है वो पहुंच जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ मामला जो है वो ये नहीं है। अगर आप इसको देखें कॉन्स्टिट्यूशनली तो 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो खुराक का महकमा है ये डिवॉल्व कर दिया गया था सूबाई हुकूमत। प्रोक्योरमेंट अब सूबे करते हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तान की बिल्कुल अपनी शिकायत होंगी और उनकी शिकायत को रिड्रेस करना उनके पास तो वसाइल नहीं है, इंपोर्ट कहां से करें। लेकिन हुआ ये है, कुछ जो है वो ये भी बात कही जाती है कि जो पास्को से बलूचिस्तान ने गंदम खरीदनी थी, बलूचिस्तान ने इसलिए नहीं खरीदी कि वो महंगी गंदम है, ये कह के उन्होंने गंदम नहीं खरीदी। अब उसके बाद और भी ये सप्लाई और डिमांड के अलावा जो पॉलिटिक्स है वो भी चल रही है। मतीला जान साहब, पंजाब ने 25,000 मैट्रिक टन गंदम डेली की बुनियाद पर रिलीज करनी थी फ्लोर मिल्स को और उधर भी, लेकिन पंजाब ने वो नहीं किया और उन्होंने 5,000 मैट्रिक टन जो है वो कम गंदम रिलीज की। इसी तरह से जो सिंध था उसने 6,000 मैट्रिक टन करनी थी लेकिन 2,000 मैट्रिक टन कम रिलीज की। ये क्या सियासत है? अब इसके पीछे प्लेयर्स हैं ना, क्या पैसा बनाना, क्या? मकसद पैसा है मतीला जान साहब इसके पीछे। अब फिर सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो सोर्सेज कहते हैं कि तीनों सूबों ने जो सपोर्ट प्राइस थी वो तकरीबन 3200 या 3,000 के दरमियान में इसको रखी थी, लेकिन सिंध ने इसकी सपोर्ट प्राइस 4,000 कर दी। यह भी कहा जाता है कि मंसूर वजान साहब जो है वो आए, यहाँ एग्री किया, लेकिन जब वापस गया तो सपोर्ट प्राइस जो है वो 4,000 कर दी। अब जब ये प्राइस का एक फर्क पड़ गया तो जाहिर है गंदम वहां जाएगी जहां पे महंगी है या स्टेबल होगी, अभी ये फिर आएगा। लेकिन मसला ये है कि ये सारी सियासत की नजर और फिर जान गई एक आम आदमी की, ये बड़ी ही जिसको कहें इससे ज्यादा अफसोसनाक बात, शेमफुल, मैं तो शर्मनाक बात कहूंगा कि परवेज इलाही साहब का पता ही नहीं है वो उन्होंने असेंबली में रहना है नहीं रहना है। एक ये इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ये डिमांड और सप्लाई की शॉर्टेज पैदा करके जो एक माफिया है वो भी पैसे बना रहा है। और फिर दूसरी तरफ सियासत भी हो रही कि यहाँ पे अपने हिस्से की गंदम जितनी रिलीज करनी है वो नहीं की जा रही है, उसकी वजह से शॉर्टफॉल पैदा हुआ। शॉर्टफॉल से एकदम से ह्यूमन क्राई, और उसके बाद फिर आप देखें सारी सियासत जो है अपने अपने पेट भरने की हो रही है इस वक्त, और आम आवाम तक गंदम कैसे पहुंचेगी। इस्लामाबाद में कयूम सदीकी साहब, नान की कीमत 30 रुपए हो गई है और रोटी की कीमत 25 रुपए। ये फेडरल कैपिटल है, इस्लामाबाद के अंदर जो सप्लाई गंदम की आती है वो पंजाब से आती है। पंजाब से, देख ले हम तो है ही पंजाब के साथ हैं। एनीवे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे। जिस सियासत का जिक्र कयूम सदीकी ने किया वो सियासत इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हो रही है, और वहाँ पे जिस किस्म की सियासत हो रही है उसके बाद सिर्फ आटे का ही नहीं बल्कि और बहुत से दूसरे मुआशी बहरान भी जन्म ले रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद साफी प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासत की। पंजाब सबसे बड़े सूबे में होने वाली सियासत, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही ने
एतमाद का वोट लेने से इनकार किया है और 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में कयूम सिद्दीकी साहब अब दोबारा समाअत होगी इस केस की। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का वो हुक्म जो उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें, उसको भी मुअत्तल किया था 11 जनवरी तक, और फिर गवर्नर के और उस नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया इसलिए उनको बतौर वज़ीर आला डी नोटिफाई किया जाता है। और इस दौरान चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ने कहा था कि मैं 11 जनवरी तक पंजाब असम्बली को तहलील करने का मशवरा गवर्नर को नहीं भेजूंगा। तो ये एक अंडरटेकिंग दी थी और जिस पे अदालत ने कहा था कि फिर 11 जनवरी को दोबारा समाअत होगी और उससे पहले अगर वज़ीर आला खुद चाहें, मतलब अगर वो चाहें रज़ाकाराना तौर पे एतमाद का वोट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। आपको याद है कि ज़ौल हक के दौर के मार्शल आइन को हाईली ने नई टर्म कॉइन की गई थी। तो ये गाहे बगाहे अब उसके बाद से अदालतें जो हैं वो मुख्तलिफ उसमें, इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड इन अबेयंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो ये एक तो मुझे इस लफ्ज़ से वैसे ही चढ़ा क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबेयंस किया गया था। एनीवेज अदालतें हैं जनाब, और इसमें भी तो गवर्नर की आईनी अख्तियारात को हेल्ड इन अबेयंस किया गया, आईनी अख्तियारात को हेल्ड इन अबेयंस किया गया। तो अब जो है ये दोनों चीजें हैं। एक और चीज मतीउल्लाह जान साहब आप इसमें भूल गए, उस समाअत के दौरान एक बात हुई थी कि इन्होंने मंजूर वट्टू केस के ऊपर रिलाई किया था परवेज इलाही साहब के वकील बैरिस्टर अली जफर ने। तो उसमें फिर अदालत की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन आई थी कि आप ये कह रहे हैं कि आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला ना, इसका मतलब है कि फौरन ही अगले दिन आपने बुला लिया था, तो सफिशिएंट टाइम नहीं मिला इसी के ऊपर। और फिर उन्होंने एश्योरेंस दी कि हाँ जी मैं असेंबली तहलील नहीं करूंगा। और लास्ट हियरिंग कब हुई थी? ये मेरे ख्याल में 21 तारीख को, 21। और अब कब होगी? 11 जनवरी। और इस दौरान में कितना और मुनासिब टाइम आपको मिलना चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के हवाले से? और अभी भी मुनासिब टाइम नहीं आया। ठीक है, तो बात क्या है? बात वही है जो हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कर चुके हैं मतीउल्लाह जान साहब, के बंदे पूरे नहीं है, दाने पूरे नहीं है, दाने पूरे नहीं है। मतलब है कि बंदे पूरे नहीं हैं, अदरवाइज ये बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन तो अदालत को क्या करना चाहिए? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, अदालत मेरा ख्याल इस बात पे आएगी कि आपको हमने रोका भी नहीं था वोट ऑफ एतमाद का वोट लेने के हवाले से। अच्छा, अब ये दो जो नोटिफिकेशन हैं ये हेल्ड इन अबेयंस हैं, और अगर अदालत ये करार दे देती कि ये दोनों ठीक है और कपल्ड विद कि हमने भी इनको इतना वक्त दिया, तो फिर उसके बावजूद ये चलें, एक वो जो है गवर्नर का कि जी दूसरे तीसरे या 24 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद जो है वो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया था। लेकिन अब तो ये आपको 20-25 दिन मिल गए हैं। मेरे ख्याल में अब अदालत क्या करेगी? कयूम में मुख्तसरन मेरे ख्याल में सबसे पहले अदालत नहीं, पहले तो अदालत साहब आपको मजीद कितना टाइम चाहिए? हाँ, आप बता दें, 1 हफ्ते बाद आप लेने, 2 हफ्ते बाद लेने, मुनासिब वक्त कौन सा है आप बता दें, आप तारीख दें। हम पहले आपको हमने कहा था रज़ाकाराना तौर पे करें, अब तारीख आप देंगे, हुक्म हम देंगे, और अब आप उस तारीख पे एतमाद का वोट लेंगे। नहीं मतीउल्लाह जान साहब, देखें साबित करें कि गवर्नर का हुक्म गैर आईनी। इस अदालत के सामने इन दो नोटिफिकेशंस जो हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमिन करना, जरगा जुरिस्डिक्शन नहीं करनी है। देखिए अगर सस्पेंड तो हो सकते हैं ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसीलिए चैलेंज हुई थी कि मुनासिब वक्त नहीं था, वो मुनासिब वक्त वाली बात गुजर गई। फिर उसके बाद अब आप बताएं, अब और क्या रह गया पीछे? अब कुछ रह गया? अब तो उनको तारीख देनी पड़ेगी। नहीं, तारीख नहीं देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि अदालत को ये देखें, 11-12 करोड़ का सूबा है लोगों की, मतलब अभी आटे का बहरान जिसके ऊपर अभी आप बात कर रहे थे, मिस मैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, लोगों की जिंदगियों की मसाइल हुए, सबसे बड़ा सूबा है मुल्क का, आपकी गवर्नेंस नहीं हो पा रही है, तो आपको 11 को मेरा ख्याल है अदालत को फैसला करना चाहिए कि अगर वो नहीं ले सके बावजूद, इतना वक्त गुजरने के बावजूद, तो फिर जो है वो तो फिर क्या करेगी अदालत? तो फिर उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन करवाएं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एतमाद का वोट लेने का हुक्म देगी अदालत। मेरा नहीं ख्याल है मतीउल्लाह जान साहब, अदालत को अब इनको मजीद वक्त देना चाहिए, अदालत को फैसला देना चाहिए, क्योंकि वो बुनियाद ही यही थी गवर्नर के हुक्म को चैलेंज करने की कि मुनासिब वक्त नहीं दिया। अब इससे ज्यादा मुनासिब क्या हो सकता है? तो और कितना वक्त चाहिए? तो इसका हफ्ता 10 दिन कोई तारीख फिक्स करें उन्होंने, आप वोट लें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम तलाशी शुरू कर देंगे, जी हमारे लोगों को फोन आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने किया। ठीक है,
तो ये तो भागने वाली बातें हैं ना मतीउल्लाह जान साहब। लेकिन अब पहले तो मेजॉरिटी नहीं है अब मुझे अब इसका थोड़ा सा कानूनी पहलू से सियासी पहलू पे आते हैं। लेट्स से कि परवेज इलाही जो है वो अपने एतमाद का वोट लेने की तारीख दे देते हैं और लेट्स से कि उस तारीख पे पीटीआई के लोग वो अपने बंदे पूरे नहीं कर सकते, जैसे कि हम सुनने में आ रहा है कोई 2 इधर खिसक रहे हैं, 4 उधर खिसक रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, वो अगर नहीं कर सकते, एतमाद का वोट नहीं ले सकते, तो आपके ख्याल में क्या नून लीग के पास दाने पूरे अपना वज़ीर आला? अच्छा, यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, यहाँ पे होगा क्या कि ये इलेक्शन हो गया, मतलब ये फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा मतीउल्लाह जान साहब। रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलेंगे उसमें 186 की रिक्वायरमेंट नहीं है। रन ऑफ के बाद नहीं, ये इलेक्शन होगा। नहीं, इलेक्शन होगा। नहीं, ये रन ऑफ इलेक्शन होगा इलेक्शन ही, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन होगा। अगर ये एतमाद का वोट 186 बंदे नहीं चाहिए आपके ख्याल में? 186 परवेज इलाही को चाहिए। हाँ, तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। उसके उस वक्त जिसके पास मेजॉरिटी होगी रन ऑफ इलेक्शन में उस दिन वो होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। आप ये कह रहे हैं कि जो भी प्रेजेंट लोग होंगे उनकी मेजॉरिटी से नया वजीर आला बन जाएगा। मेरे ख्याल में वो हाउस की मेजॉरिटी का होता है वजीर आला, प्रेजेंट लोगों की नहीं। ये कानून साजी नहीं है, ये वजीर आला का इलेक्शन है। देखे ना कि पहले को वोट नहीं मिले, वो एतमाद का वोट नहीं लिया, ये अच्छा फिर होता क्या है? हो सकता है परवेज इलाही को उससे ज्यादा मिल जाए। क्यों साहब, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी शख्स हाउस की मेजॉरिटी नहीं रखता तो फिर गवर्नर को ये अख्तियार है आइन के तहत कि वो असेंबली डिसॉल्व कर दे। वो दूसरी ये भी ऐसी सूरत में वो बहुत वो जब गवर्नर को ये यकीन हो जाए कि किसी को हाउस की अक्सरियत हासिल नहीं है, जो आप कह रहे हैं उसमें तो अक्सरियत होगी यार। हाल में साहब यही कह रहा हूँ, वो थर्ड उसके ऊपर आके जाता है। गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है, फिर डिसॉल्व करनी पड़ेगी उसको। डिसॉल्व उस सूरत में करनी पड़ेगी जब कोई भी मेजॉरिटी नहीं ले सके। एग्जैक्टली यही है वो उस मतीउल्लाह जान से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3 मराहिल हैं। पहला है कि आप लें, आप नहीं ले पाते तो फिर रन ऑफ इलेक्शन है, उसमें जिसके पास जो मेजॉरिटी आएगी वो इलेक्ट होगा। मेजॉरिटी किसकी? प्रेजेंट मेंबर्स की। हाँ, हाउस में उस वक्त जितने लोग होंगे तो वो तो जितने भी होंगे किसी ना किसी को मेजॉरिटी मिल ही जाएगी, टाई तो होगा नहीं। तो ये ऐसे ही है ना, तो ऐसे नहीं है ना। आपका आइन निकाल देखिए, आइन में ये है कि जब किसी के पास मेजॉरिटी ना हो तो गवर्नर को इख्तियार है कि वो असेंबली तहलील कर दे। ये गवर्नर की एक्सक्लूसिव पावर है। दिस मीन्स के हाउस की मेजॉरिटी चाहिए, प्रेजेंट मेंबर्स की नहीं। मतीउल्लाह जान, ये टेस्ट तो वजीर आला का होगा ना। इसके बाद अगला टेस्ट भी तो है ना कि भाई अगर कयूम को मेजॉरिटी नहीं है तो मतीउल्लाह जान को है कि नहीं है, ये सेटिस्फाई करेगा। हाँ, ये बात सही है कि नून लीग को मेरे ख्याल में फिर नून लीग को 186 बंदे पूरे करने होंगे। 186 उस सूरत में फिगर, वो उस सूरत में होगा कि अगर परवेज इलाही रिजाइन कर देता है फिर एक नया लीडर ऑफ द हाउस सिलेक्ट होगा। तो वो तो हर हाल में चाहे वो एतमाद का वोट नहीं लेता या रिजाइन करता है, सिचुएशन वही होगी कयूम साहब। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशन है। चलें आप इससे डिफर करें। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने एक तकरीर कर मारी है, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने माजी से नहीं सीखा और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई सियासी इंजीनियरिंग ना करे, मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। और फिर ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट आज हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी इंजीनियरिंग कर रही है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई तो मुल्क में हमारी हुकूमत आ जाएगी। ये खान साहब के मुंह से ये आपको कैसा लगता है सुनना, जब वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासी इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए? खान साहब इमेजिन और जनरल बाजवा के रेवलेशंस, इमरान खान के खुद कहना कि बंदे हमें पूरे करके देना, वो सारा कुछ होने के बावजूद ये तो वो क्या, मुझे अजीब सी एक मुहावरा है लेकिन छोड़ें वो। फिर मुझे वो इसका मतलब वो दरख्वास्त है कि वो दरख्वास्त किसी ने दी है, वो एक वकील साहब हैं लाहौर के कि इमरान खान साहब का भी पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये इनका वाकई पॉलीग्राफ टेस्ट लेना चाहिए। अब ये देखें ना, ये सितम शरीफ ही कह सकता हूँ मतीउल्लाह जान, और यही कह सकते हैं कि कितना गिट्टे जोड़ के और ढिठाई से हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग ना करें, मेरे हक में जो मर्जी करें आप। और वही बात कि मदद को पुकारना, उनका किबला जो है काबा उधर ही है जहां से वो मदद के लिए पुकारते हैं हमेशा से। बिल्कुल। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम की जेब की, हुकूमत की जेब की, रियासत की जेब की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनेवा में मौजूद हैं इस वक्त। वहाँ पे पाकिस्तान में सैलाब के मुतासरीन के लिए इमदाद के लिए बैनुल-अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं और जो हुकूमतें हैं उनसे अपील कर रहे हैं
काफ़ी अपील के बाद कुछ रकूम ज़रूर वादा की गई हैं, ऐलान की गई हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको उसकी तफसीलात बताते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि IMF के साथ जो बात होनी थी उसका क्या हो रहा है। साफ़ी प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे उन वादों की, उन प्लेजेस की जो कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे और मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सैलाब के मुतासरीन के लिए दिए हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जिनीवा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और इन ऐलानात के मुताबिक कुल जो इमदाद के ऐलानात अभी तक आए हैं, पाकिस्तान की तवक्को $16.5 अरब की थी और अभी तक के जो ऐलानात हुए हैं वो 10 अरब और 57 करोड़ डॉलर के हुए हैं। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 3 साल में पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया है। वर्ल्ड बैंक ने 2 करोड़ डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1 अरब 50 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन 9 करोड़ 30 लाख डॉलर, जर्मनी 8 करोड़ 80 लाख डॉलर, चीन 10 करोड़ डॉलर, जापान 7 करोड़ 70 लाख डॉलर, USA 10 करोड़ डॉलर, फ्रांस 34 करोड़ 50 लाख डॉलर और अभी की जो इतलात हैं कि सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर के प्लेज का ऐलान किया है, इमदाद का ऐलान किया है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी 1 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। हमारे साथ आज सहाफ़ी प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी सैयद महताब हैदर मौजूद हैं, इकॉनमी को कवर करते हैं। महताब हैदर साहब, ये 10 अरब 57 करोड़ डॉलर कितने अरसे में मिलेंगे और सैलाब के मुतासरीन तक ये इमदाद कैसे पहुँचेगी? देखें, 2-3 चीज़ें मैं शुरू में ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जो टोटल डैमेजेस थे इकनॉमिक एंड फिज़िकल, वो कुछ $30 बिलियन के थे। पाकिस्तान ने जो अपनी रेजिलिएंट स्ट्रेटजी के तहत जो रिकन्स्ट्रक्शन की कॉस्ट निकाली थी वो $16.3 बिलियन की थी, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने जो गैप आइडेंटिफाई किया था वो कोई $8.2 बिलियन का था और बाकी के जो $8 बिलियन थे वो हमने ये तय किया था कि हम अपने रिसोर्सेज से पूरे करेंगे। ये जो रिकन्स्ट्रक्शन का सारा काम है ये बेसिकली दो जो है वो उसमें शामिल है। एक 1 to 3 ईयर्स का स्ट्रेटजी है और दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग टर्म में वो 10 साल तक कंप्लीट होंगे। तो ये बड़ा इनकरेजिंग है कि पाकिस्तान की जो प्लेजेस हैं इस टाइम तक वो जो $8 बिलियन 8.3 था उससे ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन अभी हमने बड़ा स्पीड वर्क करना है। स्पीड वर्क से मुराद ये है कि ये प्लेजेस हैं, इन प्लेजेस को मटेरियलाइज करना है। तो अब जितनी भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज हैं एट फेडरल लेवल और सूबाई हुकूमतें हैं, उनको मिल के ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं सामने कि जिन प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंटेशन हो टाइम पे, ताकि कॉस्ट और टाइम ओवर रन ना हो और ये तमाम की तमाम प्लेजेस जो हैं जो 10.57 की अभी तक हो चुकी हैं इनको हम मटेरियलाइज कर सके। एक मरहला हमने मुकम्मल कर लिया है और अगला मरहला ये है कि हमने इन प्लेजेस को मटेरियलाइज करना है। उसका तरीक़ेकार, जैसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें शहबाज शरीफ ने भी साहब ने भी कहा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि हम थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो डोनर्स को बताया गया है वो ये है कि प्लानिंग कमीशन में एक स्पेशल यूनिट बनाया जाएगा जो फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और प्रोविंसेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, ताकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये टाइमली कंप्लीट हो सके। आधा काम हमने किया है, आधे से ज़्यादा काम जो है वो अभी हमने करना है। तो ये प्रोजेक्ट्स एक दिन में नहीं आएंगे, ये डॉलर्स एक दिन में नहीं आएंगे, ये मिनिमम 1 साल से लेकर 10 साल के पीरियड के दौरान आएंगे। तो इस दौरान तो पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है वो क्या इन तमाम प्लेजेस को, ऐलानात को मुतासर कर सकती हैं? देखें, हमारी जो डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, आप पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को उठा के देख लें, उसमें कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल्स भी हैं। मसलन नीलम झेलम का प्रोजेक्ट एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। वो जब आज से 10-15 साल पहले कंसीव किया गया था तो उसकी कॉस्ट थी 84 बिलियन रुपीस। वो कंप्लीट हुआ 534 अरब रुपए से, यानी पता नहीं कितने गुना आप ज्यादा उसकी कॉस्ट जो है। नंदीपुर का भी और दूसरों जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ। वो हमारा प्रॉब्लम ही ये है, हमारे कैपेसिटी के कंस्ट्रेंट्स हैं, हम प्रोजेक्ट्स को गलत टाइम पे कंसीव करते। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान की इस टाइम PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी जो एलोकेशन रखी गई है वो 727 रखी गई है।
वो अलग बात है कि इस साल के दौरान अभी तक उसमें कोई 143 बिलियन रुपीस की यूटिलाइजेशन हुई है, और उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट चाहिए जो अभी पीएसडीपी है वो कोई 8 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा है। तो हम प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, उसकी पूरी एलोकेशन नहीं रखते, वो प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होते और उनकी कॉस्ट ओवररन भी होती है और टाइम ओवररन भी। बहरहाल पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है? प्लेजेस के हिसाब से ये पाकिस्तान के लिए एक कामयाब कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं जाती तौर पे 4.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है इसकी जो 4.2 बिलियन डॉलर्स है, ये इसको मिला के अगर देखें तो ये कोई पाकिस्तान की जो तवक्को थी उससे ज्यादा की ये 3 साल में उसने ये 3 साल की है। ये देखें ना, अगर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की देखें तो 1.5 बिलियन डॉलर्स की उनकी है, और अगर वर्ल्ड बैंक की देखें तो वो 2 बिलियन डॉलर्स उनकी है। तो आप ये कह रहे हैं रीपर्पसिंग भी है। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से थे पाकिस्तान की पाइपलाइन में, उनके प्रोजेक्ट्स के पैसे हटा के फ्लड की तरफ उन्होंने डाइवर्ट किए हैं, लेकिन ये इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दिया जा सकता है। अच्छा, इन प्लेजेस को हम एक तरफ देखते हैं 10 अरब और 57 करोड़ डॉलर के प्लेजेस ऐलानात, और दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के जो चिल्ड्रन का इमरजेंसी फंड है उसने आज ही खबरदार किया है कि पाकिस्तान में कौमी इमरजेंसी नाफिज करने के 4 माह बाद भी 40 लाख बच्चे ताहाल सैलाब के ठहरे हुए आलूदा पानी के करीब मुकीम हैं। तो इन बच्चों के लिए आप समझते हैं कि हंगामी बुनियादों पे कोई इमदाद, इस ऐलान करदा इमदाद में से कुछ अलग की जा सकती है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की अब ये जिम्मेदारी है कि हम जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज हैं एट फेडरल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल, वो अपने काम को तेज करें, डोनर्स के साथ एंगेजमेंट के लिए एक बाकायदा से हम इसको फॉलो अप करें, और फॉलो अप करके जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे आपने 40 लाख बच्चों का जो है वो हवाला दिया, उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस इमदाद को अब तेज़ी से मटेरियलाइज करवाएं। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद डोनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, क्विकली जो बात हो रही थी कि IMF का डेलीगेशन जो है इस जेनेवा कॉन्फ्रेंस के साइड लाइन पे हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा, उन मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल? मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जिनेवा में जो IMF का डेलीगेशन, जो मिशन चीफ पॉटर की सरबराही में उनके साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान उससे रिक्वेस्ट करने जा रहा है कि एक तो अपनी कंडीशंस को लीनियट करे, लेकिन सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना मिशन पाकिस्तान रवाना करें, ताकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सके इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उसके बाद जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके लिए भी 5 से 7 दिन कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो आए, तो 5 से 7 दिन में वो चीज़ों को कंक्लूड करें। जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद 3 वीक्स चाहिए, उसको वो बोर्ड में लेकर जाएंगे, और बोर्ड में यानी अगर आज वो एग्री कर लेते हैं कि हम अपना मिशन भिजवा रहे हैं, तो फरवरी में जो है वो IMF की जो $1 बिलियन की ट्रांच है वो पाकिस्तान को मिल सकती है। तो इस दौरान जो अभी हमने IMF की जो कंडीशनलिटीज़ हैं उन पे हमें अमल दरामद करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें एक मिनी बजट लाना है, गैस की कीमतें बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, और इसके साथ साथ ये जो टैक्सेशन का, मैं मिनी बजट से मुराद ये है कि टैक्सेशन के मेजर्स लाने हैं इन्होंने, जिसमें हुकूमत ने 2 चीज़ें फाइनल की हैं। एक तो इम्पोर्ट स्टेज पे लग्जरी जो आइटम्स हैं उनके लिए एक फ्लड लेवी लगा रहे हैं, और दूसरी भी फ्लड लेवी है बैंक्स के ऊपर जो है वो लगाई जा रही है, जिसका रेट कोई 50 से 70 या 80% के दरमियान होगा उसका रेट। वो पैसे हैं जो उन्होंने करेंसी की लाइट मैनिपुलेशन से बैंक्स ने कमाए हैं। कोई स्टेट बैंक का है कि कुछ 100 अरब रुपए से ज्यादा के उन्होंने लाफ्टी प्रॉफिट्स कमाए हैं। अब देखना ये है कि रूटीन के प्रॉफिट्स उसमें से कितने हैं और बाकी ये जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कितने हैं, उन्हीं के ऊपर टैक्स। मगर इसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से अपील की है कि पाकिस्तान को सांस लेने दे, क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि स्टैगर करके वो कंडीशनलिटीज को करें, थोड़ा सा टाइम फ्रेम हमें। लेकिन IMF का प्रोग्राम जून में खत्म हो रहा है, लेकिन मैं बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जून के बाद भी हमें IMF का एक नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सैयद मेहताब हैदर, सहाफ़ी प्रोग्राम में इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान को जो वादा किया गया है प्लेजेस की सूरत में, वो इमदाद भी ज़रूर अपने वक्त पर मिल पाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।